अच्छा जी, एसिड्स एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस। एसिड्स जो होते हैं ना वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो हमारे पास सिलेबस में दो तरह के एसिड्स हैं, एक तो मिनरल एसिड्स और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड मेनली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख रहे होंगे। मिनरल एसिड हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अब इनके नाम के साथ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं इनके। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है HCl, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। फिर नाइट्रिक एसिड HNO3। Then we have carbonic acid H2CO3। इनके नाम के साथ फॉर्मूला याद रखने हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है आपको लिखा हुआ दे। इसके अलावा जो एसिड्स आएंगे उनके फॉर्मूले आपको लिखा हुआ देगा, लेकिन इन एसिड्स के आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। ये सारे मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स भी हमारे पास आएंगे जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखेंगे। थोड़े से नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इथेनोइक एसिड है। आपने माइक प्लीज ऑफ रखो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो बाद में प्रॉब्लम होगी। एथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। इसी तरह और भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे, प्रोपेनोइक एसिड। इनके आपको सारे नाम खुद ब खुद याद हो जाएंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। तो इनका इतना इशू नहीं है ऑर्गेनिक एसिड का। लेकिन जो मिनरल एसिड जो मैंने ये लिखा है ना अभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इनके नाम आपको याद रखने हैं विद देयर फॉर्मूलास। अच्छा देखो, एसिड्स के बारे में हम देखते हैं। एसिड जो होते हैं ना वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। सिंपल कोवलेंट होते हैं। जब इन एसिड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे HCl है, इसको मैंने पानी में डाला तो वाटर में डिसॉल्व होने पे ये क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आइन। इसको हम कहते हैं, वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे इसको तो इट आयोनाइजेस या डिसोसिएट्स इनटू आइंस। ये दो वर्ड यूज हम करते हैं, ठीक है। क्या दो वर्ड्स होते हैं? या तो हम कहेंगे कि डिसोसिएट हो गया है, डिसोसिएट इनटू आइंस, या आयोनाइजेस इनटू आइंस। आयोनाइजेस का मतलब यह है कि आयोनाइजेस आइंस में आयोनाइज्ड होगा ना वो। तो ये दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, डिसोसिएट या आयोनाइजेस। तो एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट्स into H positive ions या ionizes to give H positive ions। वो मॉलिक्यूल जो पानी में डिसॉल्व होने पे हमको H पॉजिटिव आइन देगा वो कहलाता है एसिड, सही है। जैसे सल्फ नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसको वाटर में डालोगे तो ये बनेगा H पॉजिटिव और इसके साथ जो एनाइन है वो है NO3-1। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। इसको पानी में डालोगे तो यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन जो है ना वो 2 है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आइन जो आएगा वो 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन आएगा एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट एनाइन SO4 2 नेगेटिव। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड अगर है H3PO4, उसको आप अगर वाटर में डालोगे तो ये 3 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है H3PO4 में, और 1 मोल ऑफ फॉस्फेट एनाइन देगा जो कि 3 नेगेटिव होता है। सिमिलरली कार्बोनिक एसिड को पानी में डालोगे H2, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, इसको वाटर में डालोगे तो ये हमें 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन देगा
एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनेट एनाइन देगा। तो ये क्या हो रहा है कि substances that dissociates into water to give H positive ion are known as acids। डेफिनेशन सारी हैंडआउट में है। ये मैं आपको सारी दिखा देता हूँ। That gives H positive ion in aqueous solution। aqueous solution मतलब पानी में डालने पे ये H positive ion में डिसोसिएट होगा। एनीवेज, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में डिसॉल्व होगा, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, 1 मोल ऑफ क्लोराइड एनाइन। नाइट्रिक एसिड पानी में डिसॉल्व होगा, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डिसॉल्व हुआ तो इट विल डिसोसिएट इनटू 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले में देखो 2 आता है, H2 है। एनाइन हमेशा 1 मोल ही रहेगा एसिड में से, बस H पॉजिटिव आयन को देखना पड़ेगा कि वो क्या है, क्योंकि एनाइन के साथ हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि H पॉजिटिव 1 ही होता है हमेशा। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है, वो 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन देगा एंड 1 मोल ऑफ फॉस्फेट एनाइन। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होके ये बनाता है। अच्छा, फिर ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, जैसे इथेनोइक एसिड मैंने एग्जांपल दी आपको, तो इथेनोइक एसिड का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो ये लिखते हैं CH3COOH। ये वाटर में जब डिसोसिएट होगा तो इट विल लिबरेट H पॉजिटिव आयन अलग निकलेगा, और बाकी जो एनाइन बचा रह जाएगा ना इसके साथ CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन। अच्छा, अब इसमें से जो आखिर में COOH के साथ हाइड्रोजन होता है ना, ये निकलता है। कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो नहीं निकलते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। कोई और ऑर्गेनिक एसिड जैसे C2H5COOH, तो एसिड जब भी हम लिखते हैं तो COOH अलग करके लिखते हैं, क्योंकि इसमें जो H होता है ये वाला H निकलता है और ये डिसोसिएट होता है। अगर कोई एसिड डिसोसिएट नहीं हो रहा है, वो H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा है, तो वो एसिड ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एसिडिटी कौन डिटरमिन करता है? ये H पॉजिटिव आयन। वो कोई भी सब्सटेंस जब मैं पानी में डालूं, पानी में डिसॉल्व हो, एक्वा सोल्यूशन बनाए, और एक्वा सोल्यूशन बनाने के बाद हमें फ्री मूविंग H पॉजिटिव आयन मिल जाए, तो वो सब्सटेंस हमारे पास एसिड कहलाता है। मतलब एसिड अगर सॉलिड फॉर्म में है ना, जैसे HCl है, वो आपके पास वाटर में जब तक आप उसको डिसॉल्व नहीं करवाओगे तब तक वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, जब तक आपके पास H पॉजिटिव आयन नहीं आता है वो चीज एसिड नहीं होगी। और जब आयन बन जाते हैं तो आयन की स्टेट सिंबल आप एक्वस लिख सकते हो। आयंस की कभी हमेशा आयंस की स्टेट सिंबल एक्वस होती है। आयन बनता ही कब है? जब आप किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करो, वो इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस डिसोसिएट हो जाता है। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसको पानी में डालते थे तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव आयन, डिसॉल्व हो जाएगा ना, एंड NaCl नेगेटिव आयन। ये डिसोसिएट तो हो रहा है, लेकिन ये H पॉजिटिव आयन तो हमें कहीं नहीं दे रहा ना, तो इट इज नॉट एन एसिड। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं ये सॉल्ट है। और बाकी जो H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं हमारे पास पानी में डिसॉल्व होने पे, वो एसिड्स कहलाते हैं। एसिड जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। जैसे HCl है, ये हाइड्रोजन है और ग्रुप क्या कहते हैं 7 है, क्लोरीन, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। लेकिन NaCl जो है ये आयनिक बॉन्डिंग करता है। हम लोगों ने बॉन्डिंग में देखा था, जब भी आयनिक बॉन्डिंग होती है तो आयंस बनते हैं पानी में। जो आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होते हैं वो आयंस देते हैं हमें, और उनको फिर हमने कहा था कि दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि अगर इनके पास फ्री आयंस हैं एक्वा सॉल्यूशन में तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस हो। हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होनी है केमिस्ट्री के अंदर तो हमारे पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हमें किस में मिलते हैं? मेटल्स में मिलते हैं। मेटल्स चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या मोल्टन स्टेट में हो, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स की मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं। तो मेटल जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन फ्री आइंस हमें कब मिलते हैं? जब हम लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ा था कि जब मेरे पास क्या हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, या तो वो मोल्टेन फॉर्म में हो अपनी, या फिर एक्वस फॉर्म में हो। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। आयंस तो होते हैं बट दे आर नॉट फ्री टू मूव। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है? जब वो अपनी एक्वा स्टेट में हो, यानी पानी में डिसॉल्व हो। जैसे NaCl को पानी में डिसॉल्व किया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। या फिर वो अपनी मोल्टेन स्टेट में हो। मोल्टेन स्टेट मतलब मैंने उसको हीट करके तोड़ दिया और उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन अलग अलग कर दिए। लेकिन आयनिक कंपाउंड कभी भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात रिकॉल कर लो यहाँ पे। आयनिक कंपाउंड्स do not conduct electricity in solid state. सही है। फिर मेटल्स, आयनिक कंपाउंड। तीसरी हमारी बात हुई थी कोवेलेंट कंपाउंड्स की, और कोवेलेंट कंपाउंड्स की हमारी ये बात हुई थी कि कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है। रीजन उसका क्या है कि उनके पास ना तो आइंस होते हैं, क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, आइंस तो बनते नहीं है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उनमें होता ही नहीं है। तो कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो मोल्टेन हो, चाहे वो एक्वा स्टेट में हो। अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो भी रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आइंस में डिसोसिएट नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शन है उसमें, वो क्या है? एसिड्स। एसिड्स देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन एसिड जो है, HCl जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाई है तुम लोगों ने इसकी। लेकिन जब ये वाटर में इसको डालो ना, तो ये वाटर में इनटू आइंस डिसोसिएट हो जाता है, H पॉजिटिव आइन मिल जाएगा तुम्हें। तो एसिड हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन ये एक्वा स्टेट में इनके पास फ्री आइंस होते हैं, और उसमें फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सिर्फ एसिड्स। तो मतलब एसिड्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज दे कैन, ये वाहिद वो कंपाउंड्स हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस, और वो फ्री आइंस में एक H पॉजिटिव आइन जरूरी होता है। लेकिन बाकी कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास और भी बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स आपने पढ़े थे, जैसे कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉलिक्यूल है। एक कोवेलेंट कंपाउंड हमने पढ़ा था जो कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो कौन था? ग्रेफाइट। क्योंकि उसके पास हर कार्बन जो है is bonded to 3 other carbon atoms, so every carbon has one free electron, so it can conduct electricity in solid state. तो हमारे पास ओ लेवल के सिलेबस में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की ये सारी समरी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता, बस यही आता है। मेटल्स के बारे में, metals can conduct electricity in both solid and molten state because they have free electrons. Ionic compounds can conduct electricity only in aqueous state. If they are soluble in water, they liberate ions. And in molten state, of course. And covalent compounds can conduct electricity. If it is a graphite, solid form में करेगा electricity conduct. लेकिन अगर एसिड भी कोवेलेंट कंपाउंड है, वो पानी में डिसॉल्व होता है टू फॉर्म एक्वा साइन, सो दैट्स व्हाई एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी एक्वा सॉल्यूशन में जो कंपाउंड्स होते हैं, जो भी एक्वा सॉल्यूशन में आइंस देते हैं, ठीक है, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं बिकॉज दे हैव फ्री आइंस। इलेक्ट्रोलाइट आर द एक्वा सॉल्यूशन व्हिच हैव फ्री आइंस एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई सवाल यहाँ तक किसी का कुछ पूछना हो? अच्छा देखो, एसिड्स जो हैं वो बगैर पानी के अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते, अनलेस आप उसको वाटर में डिसॉल्व ना कराओ, तब तक वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। जैसे HCl है, पानी में जब तक H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन नहीं होगी एसिड की, तब तक वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। तो
ये है द नीड फॉर वाटर इन एसिड्स। तो in order for the acidic molecules to show acidity they need to be dissolved into water। एसिड्स हमारे पास अब दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। क्या फर्क होता है इनमें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स में? देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, जैसे HCl है, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो इट कंप्लीटली आयनाइजेस इनटू H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। क्या मतलब है कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं? इसका ये मतलब है कि अगर मैंने HCl के लेट से 1000 मॉलिक्यूल्स डाले हैं पानी के अंदर, तो 1000 के 1000 जो है वो आयनाइज हो जाएंगे और 1000 H पॉजिटिव आयन बनेंगे और 1000 Cl नेगेटिव आयन्स बनेंगे। इसी तरह H2SO4 भी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको पानी में डालोगे तो पानी में डालने पे ये 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन बन रहा है। तो इसके अगर मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स पानी में डाले हैं तो इसके 1000 मॉलिक्यूल्स पानी पे डालने पे इसके 2000 H पॉजिटिव आयन्स के वो बनने हैं मॉलिक्यूल्स और 1000 जो है वो SO4 2 नेगेटिव के बनने हैं। मतलब सारे के सारे जो है ना वो डिसोसिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पे 1:2 का रेशियो तो डबल आ जाएंगे। इसी तरह जो वीक एसिड होता है ना, वीक एसिड में ऐसा नहीं होता। वीक एसिड में क्या होता है कि जैसे मेरे पास वीक एसिड है नाइट्रस एसिड HNO2, इसको मैं पानी में डालूंगा ना तो बनेगा तो ये H पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव आइन। लेकिन अगर इसके मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो 1000 के 1000 पानी में डिसॉल्व होकर आयनाइज नहीं होंगे, क्या पता सिर्फ 10 हो जाएंगे। तो 10 इसके हो गए, 10 इसके हो गया, बाकी के सारे मॉलिक्यूल जो है वो इसी फॉर्म में रहेंगे, मतलब HNO2 की फॉर्म के मॉलिक्यूल अपना इंटैक्ट रखेंगे, ब्रेक नहीं होंगे इनटू आइंस। तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं वीक एसिड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, डेट आयनाइजेस इनकम्प्लीटली, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। इनकम्प्लीट आयनाइजेशन या इसको हम पार्शियल आयनाइजेशन भी कहते हैं। पार्शियल का मतलब भी इनकम्प्लीट होता है, सही है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। तो जो वीक एसिड्स होते हैं इनकम्प्लीट आयनाइजेशन के लिए अक्सर इसके साथ जो है पास पेपर में आपको वो यूं करके लिखता है, HNO2 जो है वो इस तरह का साइन बनाता है। इसका मतलब होता है कि ये रिवर्सिबल है रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब कि ये पूरी तरह आगे नहीं गया है, कुछ प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, तो उसका सिंबल जो है हम वैसे ही बनाते हैं जैसे बाकी रिएक्शन में बनाते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल मतलब ये वापस नहीं आ सकता। और जो वीक एसिड पानी में डालते हैं तो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्टैब्लिश्ड होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में इस सिंबल को हम और देखेंगे मजीद कि इसका और क्या मतलब होता है। बट फॉर नाउ यू मस्ट नो कि वीक एसिड आयनाइजेस इनकम्प्लीटली और पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन, whereas strong acid ionizes completely in aqueous solution। वीक एसिड के एग्जांपल में इथेनोइक एसिड भी होता है CH3COOH। इसको पानी में डालोगे तो अगेन जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे वो बनाएंगे तो ऐसे ही CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे। अगर 1000 डालें तो यहाँ पे 1000 नहीं, सिर्फ 10 हुए हैं, 10 हुए हैं। और ये जो CH3COO नेगेटिव आइन होता है इसको हम कहते हैं इथेनोएट आइन। ठीक है, और ये बना किससे, इथेनोइक एसिड से। मुनीब क्या पूछ रहे हो मोल्टेन स्टेट किस चीज की? मोल्टेन लिक्विड को ही कहते हैं ना। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है उसको आप लिक्विड में दो तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हो। तो हीट करोगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा तरीका क्या है आइंस उसमें से निकालने का, कि आप उसको पानी में डिसॉल्व कर दो, एक्वस सॉल्यूशन बना लो। तो मोल्टेन स्टेट इज बेसिकली अ लिक्विड स्टेट, लेकिन उसको आप पानी में डिसॉल्व नहीं कर रहे हो बल्कि आप हीट करके उसको मेल्ट कर रहे हो, जैसे आइस को मेल्ट करके हो लिक्विड वाटर बना लेते हो। ठीक है, सर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की साइन से पता चलता है कि एसिड वीक है स्ट्रॉन्ग। देखो जो वीक एसिड है वो तो आपको पहली बात कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, लेकिन जब हम आयनाइजेशन दिखाते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो दिखाने का तरीका ये होता है कि आप सिर्फ एक लाइन डालोगे इरिवर्सिबल की। जैसे ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है,
लेकिन जो वीक एसिड होता है इथेनोइक एसिड, तो उनकी डिसोसिएशन का तरीका ये होता है कि आप जो है ऐसे इरिवर्सिबल वाला सिंबल यूज करोगे। सही है। सॉरी, इरिवर्सिबल वाला तो ऊपर यूज करते हैं, दिस इज रिवर्सिबल वाला। ये रिवर्सिबल होता है नीचे वाला, आगे पीछे दोनों, और ऊपर वाला है इरिवर्सिबल। सही है। यही पूछ रहे थे। अच्छा, प्रॉपर्टी, अच्छा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि पूछता है वीक एसिड आर द एसिड दैट आयनाइजेस पार्शियली और इनकम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड आर द एसिड दैट आयनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। नो सभी पॉजिटिव आइन, पर आपको ये याद रखना है कि इथेनोइक एसिड जो है ना वो वीक एसिड होता है, सारे ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, दैट्स इट। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता चल जाएगा, अनलेस वो कोई एसिड लिखे, जैसे उसने लिखा नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड वीक एसिड होता है, यू आर नॉट सपोज टू नो दैट, लेकिन वो आप तो उसने बता दिया कि वो वीक एसिड है, तो फिर इसको वीक एसिड की तरह ट्रीट करोगे। अच्छा, दूसरी चीज, इथेनोइक एसिड जो होता है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना, वो यूजुअली हमारे पास उनका इंडस्ट्रियल जगहों पे यूज होता है, और कार्बोनिक एसिड जैसे है ना H2CO3, तो ये जो है ना बस समझ लो इसको ना, कभी ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों में आ रहा होता है, ये इतना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और ये बिल्कुल भी वीक नहीं, मतलब बिल्कुल वीक भी नहीं होता, मतलब समझ लो बॉर्डर पे आ रहा होता है दोनों के। कार्बोनिक एसिड, ओके, कार्बोनिक एसिड हमें मिलता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जैसे कोक होती है ना, उसमें मिलेगा कार्बोनिक एसिड। कोक को आपने पानी, जो कोक में जो है ना कार्बोनिक एसिड होता है, जब आप इसको क्या कहते हैं, खोलते हो, तो ये इक्विलिब्रिया जो है वो शिफ्ट होता है H पॉजिटिव आइन और CO3 टू नेगेटिव आइन की तरफ, ठीक है, और फिर ये फर्दर ब्रेक हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अल्टीमेटली कोक में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रेशराइज करते हैं, जो कि उसका इक्विलिब्रिया वाटर के साथ डिसॉल्व होने पे कुछ इस तरह से बन रहा होता है, बट स्टिल यू आर नॉट सपोज टू नो इट, तो भूल जाओ उसको, खैर बहरहाल। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होती हैं? एसिड आर सावर इन टेस्ट, जैसे कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम अलग पढ़ेंगे कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के भाई इनका टेस्ट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे आर कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव मतलब कि स्किन बंद कर देते हैं आपकी, अगर स्किन पे गिर जाए एसिड तो बंद कर देते हैं, जला देते हैं स्किन, यू नो इट वेरी वेल। एसिड आर सावर इन टेस्ट, जैसे सावर का मतलब समझ लो, जैसे इथेनोइक एसिड पता है कहाँ होता है नेचुरली? ये हमें मिलता है लेमन्स में, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे पास, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, उनमें नेचुरली इथेनोइक एसिड होता है। वीक एसिड है तो वो ईटेबल होता है, खाया जा सकता है, ठीक है। और एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात हो गई ना कि दे गिव फ्री आयंस, अगर वो आयंस दे रहे हैं तो इट मींस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकेंडली, एसिड जो है वो इंडिकेटर का कलर चेंज करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर हमारे पास अब यूज होते हैं इन ऑर्डर, अगर एसिड है ना तो उसका सोल्यूशन जो होगा वो बिल्कुल वाटर जैसा होता है, कलरलेस होता है। अगर आपने टेस्ट करना है कि बाकी ये एसिड है या नहीं है, तो आप उसमें इंडिकेटर डालोगे, जब आप इंडिकेटर डालोगे तो उसका कलर चेंज होगा। अगर एसिड होगा, तो अगर आपने लिटमस पेपर उसके अंदर डाला है, लिटमस पेपर एक डिप करोगे उसके अंदर, तो लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। अगर वो रेड कलर का हो जाता है लिटमस पेपर, तो इट मीन जिस सोल्यूशन में आपने उसको डिप किया है वो एसिड है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज जो होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है इंडिकेटर। इसके कुछ ड्रॉप्स आप उस सोल्यूशन में डालोगे जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि वो एसिड है, और वो ड्रॉप्स डालने पे उसका कलर रेड कलर का हो जाएगा, तो इट मीन्स कि वो एसिड है। इसी तरह फिनोल्फिथिलीन भी एक इंडिकेटर होता है, उसको एसिड में डालोगे तो उसका कलर जो है वो कलरलेस होता है। अभी हम बेसिस और एल्कलीज पढ़ेंगे, तो फिर
हम देखेंगे कि ये इंडिकेटर जो है एसिड में अलग कलर देते हैं और एल्कलीज में अलग कलर देते हैं। इसलिए एसिड और एल्कलीज को सेपरेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि सोल्यूशन एसिडिक है एल्कलाइन है, हम लोग ये इंडिकेटर यूज करते हैं। तो ये इंडिकेटर आगे दोबारा आएगा तो वहां पे हम उसको थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। अच्छा, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होता है कि एसिड पानी में डिसॉल्व होने पे 1 मोल ऑफ एसिड अगर आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो कितने मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन दे रहा है। जैसे HCl आपने देखा कि वो 1 मोल ही दे रहा है क्योंकि इसके फॉर्मूले में यहाँ पे 1 है। नाइट्रिक एसिड 1 देगा क्योंकि इसके फॉर्मूले में 1 है। इथेनोइक एसिड 1 देगा क्योंकि ये वाला H पॉजिटिव आयन निकलेगा ना H बन के, तो ये भी हमारे पास 1 मोल ही देगा। तो ऐसे जो एसिड होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड्स। सही है। अच्छा, डाइबेसिक एसिड्स कौन से होते हैं जो का 1 मोल आप एसिड का पानी में डिसॉल्व करो और 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आएंगे, दोज आर नोन एज डाइबेसिक एसिड्स। और ट्राइबेसिक एसिड्स कौन से होते हैं जिनका 1 मोल आप पानी में डिसॉल्व करो और 3 मोल ऑफ H पॉजिटिव आएंगे। देखो, इंडिकेटर आर द सॉल्यूशन दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड्स। अगर कोई एसिड है और अगर आपने लिटमस पेपर एज एन इंडिकेटर यूज किया है तो इट विल टर्न रेड इन कलर। ये इंडिकेटर हम दोबारा आगे अल्कलीज में भी देखेंगे, तो इंडिकेटर दोबारा आना है। ऐसे मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है पानी में, इस सोल्यूशन फॉर्म में होता है पानी उसके। अगर आप किसी सोल्यूशन को सस्पेक्ट कर रहे हो कि वो एसिड है, उसमें इफ यू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर देन द कलर ऑफ द सोल्यूशन विल टर्न इनटू रेड। सही है। इसी तरह फिनोल्फिथलीन भी एक इंडिकेटर होता है और उसका कलर एसिड में वो कलरलेस ही रहता है। तो ये हम दोबारा पढ़ेंगे इंडिकेटर्स, डोंट वरी। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स, केमिकल रिएक्शन। एसिड जो है वो केमिकली रिएक्ट कैसे करता है, किस किस चीज के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने पे क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो एसिड जो है ना, हमारे पास मेटल, मेटल तुम लोग जानते हो क्या होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया, इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट NaCl एंड हाइड्रोजन गैस H2। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखो, बैलेंसिंग यूजुअली फ्रैक्शन में आप लोग करते नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि HCl अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस NaCl सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो, हमारे पास हमें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने हैं। तो लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन अगर मैं देखूं 1 है, Cl 1 है, राइट साइड पे Cl 1 है, Na लेफ्ट साइड पे 1 है, Na राइट साइड पे भी 1 है। सिर्फ एक हाइड्रोजन का मसला है, हाइड्रोजन लेफ्ट पे जो है वो 1 है और राइट पे जो है वो 2 है। तो इस 2 को 1 बनाने के लिए मैं इस हाइड्रोजन को हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, तो वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 बन जाएगा। तो हम ऐसे भी बैलेंसिंग कर सकते हैं, वरना यूजुअली लोग जो है ज्यादातर ऐसे बैलेंस करते हैं NaCl H2। तो क्या करते हैं कि पहले इस हाइड्रोजन को 2 बना लेते हैं लेफ्ट वाले, जब हाइड्रोजन को 2 करते हो तो Cl भी 2 हो जाता है, फिर राइट पे भी जाके वो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो वहां पे जब Cl 2 हो जाता है तो उसका Na भी 2 हो जाता है, फिर वो लेफ्ट पे दोबारा Na को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3 बार नंबर लिखना पड़ेगा, पहली वाली बैलेंसिंग में आपने सिर्फ एक ही नंबर लिखना है। फ्रैक्शन में भी बैलेंसिंग हो सकती है, ये भी मोल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस लाइन को मैं कैसे बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ HCl combines with 1 mole of sodium metal to produce 1 mole of sodium chloride salt and half mole of hydrogen gas। अगर आप इसको यूं कह दो, सबको डबल डबल कर दो, 2 mole of HCl reacts with 2 mole of sodium metal to produce 2 mole of sodium chloride salt and 1 mole of hydrogen gas। तो एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली इसकी कभी प्रैक्टिस की हुई है और इस मेथड से नो हाउ है, फेमिलियरिटी है और अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो यही लेके चलो। अगर 1 वाला में अगर नहीं करी हुई है बैलेंसिंग कभी पहले, तो इट्स बेटर कि आप ऐसे बैलेंस करो जो जल्दी हो जाए। ठीक है, कोई सवाल किसी का यहाँ तक? नो सर। ओके।
ओके, तो एसिड जब भी मेटल्स के साथ, अब मैं लेट से कोई और एसिड ले लूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और मेटल ले लूं मैं लेट से कैल्शियम, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जाहिर है वो मैंने एक्वस फॉर्म में ही लेना है, कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इसलिए क्योंकि सल्फेट एनाइन का चार्ज होता है 2 नेगेटिव, ये आपको याद होना चाहिए फ्रॉम एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड दैट वी स्टडीड। कैल्शियम जो होता है वो 2 पॉजिटिव बनाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaSO4 और हाइड्रोजन गैस। नाउ इफ यू नीड टू बैलेंस इट, इफ यू नीड टू, देन आप बैलेंस करो उसको। और लेकिन अगर इसको और से देखो तो इसमें बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, जितने लेफ्ट साइड पे एटम्स हैं उतने ही राइट साइड पर भी हैं। इसी तरह मैं लेट से ले लूँ नाइट्रिक एसिड HNO3 रिएक्टिंग विथ मैग्नीशियम, ठीक है, तो इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब नाइट्रेट मुझे पता है -1 होता है, NO3 -1, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, +2 बनता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, MgNO3 और 2 एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप यहाँ पे हाफ लगा देते हो तो डेट इज नॉट इनफ, क्योंकि नाइट्रेट भी जो है वो भी तो डबल हो रहा है ना, तो इट्स बेटर कि यहाँ पे 2 लगाओ। यहाँ 2 लगाओगे तो ये NO3 भी पूरा का पूरा 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगाने से इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बैलेंसिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी इक्वेशन बनाओगे उसकी पहले बैलेंसिंग प्रैक्टिस करना, 2-4 करोगे तो आ जाएगा, इतने बड़े हो गए बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगा नहीं। तो एन एसिड रिएक्ट विद मेटल दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट, सभी सॉल्ट के बारे में आपको देखो, सॉल्ट जब बनेगा तो उसका स्टेट सिंबल जो है वो एक्वस होगा और हाइड्रोजन का गैशियस होगा। एसिड जाहिर है वो एक्वस ही होगा, और सोडियम मेटल है तो सॉलिड होगा। अब ये जो सॉल्ट है ना, क्या ये हमेशा ही एक्वस होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर सॉल्ट सॉल्युबल सॉल्ट बनता है तो वो तो एक्वस होगा, AQ। अगर सॉल्ट ऐसा बने जो कि इनसॉल्युबल हो पानी में, तो वो फिर सॉलिड होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो बनेगा। अब आपको कैसे पता कि जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है, अभी रुक जाओ, सबर करो, थोड़ा टाइम लगेगा जब सॉल्ट्स पे आओगे, ठीक है। फिलहाल आपने स्टेट सिंबल पे इतना फोकस नहीं करना है, बट वंस यू नो कि विच सॉल्ट इज सॉल्युबल, हाउ, कैसे याद, जब याद कर लोगे ना, जब मैं करवा दूंगा कि सॉल्ट सॉल्युबल कौन सा होता है, इनसॉल्युबल कौन सा होता है, उसके बाद बेशक आप फिर उसके स्टेट सिंबल लिखना। अभी फिलहाल अभी हम स्टेट सिंबल सॉल्ट का नहीं लिख रहे हैं। मुनीब बैलेंसिंग क्या करनी नहीं आती, इक्वेशन देखो, दूसरी मैं इक्वेशन करा रहा हूँ, एसिड का दूसरा रिएक्शन, वहां पे देखते हैं बैलेंसिंग कैसे हो रही है। अच्छा, एसिड रिएक्टिंग विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ दूसरा जो एलिमेंट लगा हुआ वो मेटल लगा हुआ हो, बॉन्डेड हो, तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड तो वो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। अब मेटल ऑक्साइड देखो क्या क्या हो सकती हैं। ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट लो जैसे लिथियम, तो वो जो बनाएगा लिथियम +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो वो बना लेगा लिथियम ऑक्साइड Li2O। इसी तरह सोडियम ऑक्साइड जो बनेगी वो क्या बनेगी, Na2O। इसी तरह पोटेशियम +1, ग्रुप 1 का ये ऑक्सीजन -2, ये बनेगा K2O। इसी तरह ये ग्रुप 1 के मेटल है, ग्रुप 2 के साथ भी बनाता है मेटल ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम है Mg+2, ऑक्सीजन -2, ये क्या बनेगा, MgO। कैल्शियम है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन है -2, तो ये क्या बनेगा, CaO। इसी तरह बेरियम है Ba, 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन है -2, तो ये बनेगा BaO, बेरियम ऑक्साइड। इसी तरह ग्रुप 3 के साथ भी, ग्रुप 3 ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो भी बनाते हैं,
ग्रुप 3 भी बनाता है। ग्रुप 3 में जैसे एल्यूमिनियम है +3 होता है ग्रुप 3 का चार्ज, ऑक्सीजन -2, ये बना देगा Al2O3। इसी तरह जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो भी मेटल्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड है ना, तो सारे मेटल के साथ देख लो। जैसे कॉपर 2 ऑक्साइड अगर वो कह रहा है तो इट मींस कॉपर का चार्ज जो है वो +2 है। एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड में हमने देखा था ना, अगर रोमन में 2 ऐसे लिखा हुआ है तो इट मींस +2, ऑक्सीजन इज -2, तो ये बना लेगा CuO। इसी तरह आयरन 3 ऑक्साइड अगर वो तुमसे कह रहा है, आयरन 3 ऑक्साइड का क्या मतलब है कि जो आयरन है उसका जो चार्ज है वो है +3, ऑक्सीजन है -2, तो ये क्या बना लेगा Fe2O3। तो ये सारी की सारी मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का एक और नाम होता है बेसिक ऑक्साइड। अब उनको क्यों बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, उसका रीजन ये है कि एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। जो भी चीज एसिड के साथ रिएक्ट करती है ना उसको बेस कहते हैं। अब ये ऑक्साइड है तो इनको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। ये आगे अभी हमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ना, पता चल जाएगा। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? नहीं तो हम इसका रिएक्शन देखते हैं। देखो मेरे पास एसिड है HCl, मैंने ऑक्साइड ली सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये बनाएगी सॉल्ट। देखो सॉल्ट कैसे बनेगा, एसिड का जो एनाइन है ये कैटाइन H पॉजिटिव है ना इसमें, और दूसरी वाली चीज जो है वो जाहिर है एनाइन है। एसिड का एनाइन निकलेगा और ऑक्साइड का जो है वो कैटाइन निकलेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये सॉल्ट कौन सा बना लेंगे NaCl, और साथ में एक प्रोडक्ट बनेगा वाटर। अब आपने इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है मुनीब, सुनो। लेफ्ट साइड पे देखो तो हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, Cl हमारे पास 1 है, सोडियम हमारे पास 2 है, और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। राइट साइड पे देखो तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, Cl हमारे पास 1 है, Na जो है वो 1 है, और ऑक्सीजन जो है वो भी 1 है। अब ये बैलेंस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन 1 है या 2 है, ये इक्वल इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन पहले बैलेंस करने जाऊं तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, तो मेरा हाइड्रोजन जो है वो कितना हो जाएगा 2। लेकिन सिर्फ HCl के साथ 2 लगा है ना, तो हाइड्रोजन के अलावा Cl भी 2 हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब मैं राइट पे देखूं तो हाइड्रोजन तो 2 था, चलो 2 हो गया, Cl जो था वो 1 था सर राइट कौन साइड सा पे। चैप्टर? रेहान, अली रजा, ठीक है। वाटर हाइड्रोक्साइड्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद OH नेगेटिव तो कंबाइन विद OH नेगेटिव, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बना, ठीक है। ग्रुप 3 का कोई एल्यूमिनियम OH नेगेटिव, तो ये क्या बना लेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ना उनको हम एक और नाम से बुलाते हैं जो होता है एल्केली। मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड को एल्केलीज कहते हैं। ये दोनों अभी आगे और पढ़ने हैं हमें, सही है। एल्केलीज बिल्कुल एसिड का अपोजिट होता है। जब भी एसिड एल्कली के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एसिड एल्कलीज के साथ रिएक्ट करा दो, या एल्कलीज को हम मेटल हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड को एल्कली भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनना है, सॉल्ट एंड वाटर। मेटल एसिड जैसे HCl है, एल्कली या मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये कौन सा सॉल्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, करने की जरूरत नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो ये बना सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्योंकि Na जो होता है वो +1 होता है, SO4 जो होता है वो 2 नेगेटिव होता है। SO4 कहाँ से आएगा, एसिड से, और Na जो है वो यहाँ से आया, और दूसरी चीज क्या बनी, वाटर। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सोडियम देखो राइट साइड पे 2 है, लेफ्ट पे 1 था, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। यहाँ 2 लगा दोगे तो ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, और 4 यहाँ पे ऑलरेडी है 6। राइट साइड पे ऑक्सीजन देखो 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है। मैं यहाँ पे अगर 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 ये रहा सल्फेट के साथ बच जाए,
और एक ऑक्सीजन ये रहा 6। हाइड्रोजन देखो तो 2 to the 4 यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 बना हुआ है, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो यहाँ भी 4 है, तो ये अब बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, तो जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है ना, वो थोड़ी सी बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर लेना, हर रिएक्शन के साथ बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर लो, बैलेंसिंग आ जाएगी, इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा एसिड का एक और रिएक्शन भी है, चौथा रिएक्शन जो है एसिड का, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स and it produces salt, water and carbon dioxide। सही है। अच्छा, जैसे कि HCl है, मेटल कार्बोनेट क्या होता है, हाँ कार्बोनेट एनाइन जो होता है ये होता है CO3 2 नेगेटिव। अब इसके साथ कोई भी मेटल लग जाए तो वो कहलाएगा मेटल कार्बोनेट। जैसे सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना है Mg+2CO3 2 नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा Mg CO3। कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है Ca2 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा CaCO3। इसी तरह HCl को मैंने अगर लेट से रिएक्ट कराया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो ये सॉल्ट क्या बनेगा, एसिड से क्या आएगा एनाइन, और कैटाइन आ जाएगा कार्बोनेट से, तो ये सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखो Cl राइट पे 2 है, लेफ्ट पे 2 करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। हाइड्रोजन देखो लेफ्ट पे 2 हो गए, राइट पे जो हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी 2 था। ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट पे 3 है, राइट पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा वाटर के साथ, 2 ये रहे तो वो भी 3 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है HCl के साथ 2 लगाने पे। सही है। तो ये हमारे पास टोटल एसिड्स के रिएक्शन है। उसके बाद कुछ यूजेस ऑफ एसिड्स हैं वो देख लेना, और इस हैंड आउट में जितने भी रिएक्शंस दिए हुए ना, वो रिएक्शन की इक्वेशन लिख के बैलेंसिंग खुद से प्रैक्टिस कर लेना जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है, और यूजेस ऑफ एसिड्स थोड़े पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, बस ये याद होने चाहिए कि क्या यूजेस होते हैं, दैट्स इट, इससे आगे कुछ नहीं है। तो